गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसी पॉइंट पे मल्टीपल चार्ज के कारण कितना फील्ड होगा, चार्जिंग कैसे होती है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना। फील्ड पहला नंबर में, फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेज। और दूसरा नंबर में क्या होगा, सेकंड नंबर में क्या होगा, चार्जिंग कैसे करते हैं, चार्जिंग कैसे किया जाता है। और तीसरा नंबर में क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्या, फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। यानी ये एक कोई पॉइंट है, यहां पे चार्ज दिया हुआ है Q1, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितना हो गया, R1। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा और ये होगा E1, ये होगा K Q1 बाई R1 का स्क्वायर। वैसे ही यहां पे जो होगा Q2, इसके कारण इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 इतना के बराबर, ये डिस्टेंस को लिख दिए R2। वैसे ही अगर मान लीजिए यहां पे माइनस Q3 होता तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता इस डायरेक्शन में होगा और ये क्या लिख देते हैं, A3। और ये कितना जाता, K Q3 बाई R3 का, ये डिस्टेंस को R3 लिख देते हैं यहां से यहां तक स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है, ये सब पॉइंट चार्ज है। इन सभी पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया हुआ है। तो यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा, ये वेक्टोरियल सम होगा इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड का। इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टोरियल सम के बराबर नेट फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर। तो ये होगा कितना के बराबर, वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3 प्लस डॉट डॉट, इतना होता चला जाएगा। ये ऊपर लिख देते हैं, E नेट, नेट जो फील्ड होगा वो कितना के बराबर होगा, वेक्टर E1 वेक्टर E2 प्लस वेक्टर E3, इतना के बराबर हो जाएगा नेट फील्ड। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें सभी का साइड कितना लिखा हुआ है A और इसके वर्टेक्स पर इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज है Q। तो बोल रहे हैं कि इसके सेंटर पे नेट फील्ड कितना के बराबर होगा। तो आप लोग पहले जानते हैं, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जितना हो, अगर उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो, तो अगर इस पॉइंट पर ले लें तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड कितना हो जाएगा, 0। दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड का अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो नेट फील्ड कितना होता है, 0। नेट रिजल्टेंट कितना होता है, वेक्टर 0। वैसे ही अगर ये वेक्टर A, ये भी वेक्टर A, ये भी वेक्टर A और ये सब एक दूसरे से कैसे हो, 120 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट कितना के बराबर होता है, 0। अगर मान लीजिए इधर 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 भी वेक्टर A, इधर भी वेक्टर A, इधर भी वेक्टर A, इधर भी वेक्टर A, इधर भी वेक्टर A और सब एक दूसरे पे कितना एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होता है, 0। ये हम लोग पहले से जानते हैं, वेक्टर में पढ़े थे। अब क्या है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल के कारण यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, मान लीजिए x, उतना ही होगा जितना ये डिस्टेंस होगा, x उतना ही होगा जितना ये डिस्टेंस होगा x। तो ये पॉइंट कौन सा है, O। यही पॉइंट पर नेट फील्ड कितना के बराबर होगा वो निकालना है हम लोगों को। फाइंड नेट फील्ड at the center of an equilateral triangle
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो सेंटर है वहां पे कितना फील्ड होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? इसके कारण इस पॉइंट पर, अब ये मिटा देते हैं थोड़ा, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, इसके कारण इधर की ओर लगेगा, और ये सब कितना डिग्री का एंगल होगा? 120, ये भी 120 और ये भी 120, और इसको इसके कारण इधर लगा है E1, इसके कारण लगा है E2 और इसके कारण लगा है E3, और सभी का मैग्नीट्यूड बराबर होगा E1, E2 और E3, और ये कितना के बराबर हो जाएगा? के सबका मैग्नीट्यूड चार्ज का बराबर बाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस यानी x का स्क्वायर। तो यहां पे नेट फील्ड जो होगा E नेट सेंटर पे ये कितना हो जाएगा? 0। अब क्या है क्वेश्चन, इसी तरह से अगर मान लीजिए ऐसे चार्ज होता, वर्टेक्स पे रखा हुआ है, कॉर्नर पे रखा हुआ है और ये सब स्क्वायर है, तो स्क्वायर के सेंटर पे इसके कारण इधर की ओर, 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 और ये सब कितना एंगल होता? 90 डिग्री। तो यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेट वैल्यू होता वो कितना के बराबर हो जाता? 0 के। तो वैसे ही ऐसा पेंटागोन होता, हेक्सागोन होता, जो भी होता, सब का सेंटर पे कितना हो जाता? फील्ड 0। रेगुलर रखा हुआ रहना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन होता तो कैसे बनाते? ये क्वेश्चन आप बनाना है अब आपको। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज है क्या चीज? Q, और ये चार्ज है क्या चीज? -Q, है ना। दो वर्टेक्स का दो साइड पे चार्ज रखा हुआ है और सब का साइड है कितना? A। तो बोल रहे हैं ये P जो पॉइंट है, यहां पर E का जो नेट वैल्यू होगा वो कितना होगा? फाइंड फील्ड एट P। P पॉइंट पे जो नेट फील्ड होगा वो कितना के बराबर होगा वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बोलिए? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इसके कारण इस डायरेक्शन में होगा। हाँ, तो इसको लिख देते हैं EQ2 और इसको लिख रहे हैं Q1। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो किधर की ओर हुआ? ये इधर की ओर E1, और इसके कारण इधर की ओर E2, और इन दोनों का बीच का एंगल ये कितना डिग्री का होगा? 120 डिग्री का होगा। तो आप कैसे लिख देंगे? E1 इज इक्वल्स टू, बोलिए, K Q बाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A का स्क्वायर, फिर यहां पर इस पॉइंट के कारण E2, इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर कितना के बराबर होगा? K Q बाई A स्क्वायर। माइनस साइन को कंसीडर नहीं करते, माइनस केवल डायरेक्शन को बताता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसलिए दोनों को लिख रहे हैं क्या चीज? E। तो E नेट कितना के बराबर? एक फार्मूला लिखे थे हम लोग, एक फार्मूला लिखे थे वेक्टर में, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 डिग्री। ऐसे करके हम लोग फार्मूला लिखे हुए थे। तो E नेट जो फील्ड होगा वो कितना के बराबर होगा? E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर cos 120 का वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट, -1/2। तो E नेट ये कितने के बराबर होगा? ये कितने के बराबर होगा? 2E स्क्वायर माइनस हो जाएगा और 2 और ये 2 कैंसिल्स, E स्क्वायर, और ये कितने के बराबर होगा? E के बराबर होगा।
अब क्या है, चार्जिंग। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के द्वारा चार्ज, मतलब इंडक्शन कांटेक्ट में तो नहीं आएगा, सटेगा तो नहीं, लेकिन चार्ज हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए एक चार्ज रड है, इस पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है ना, ये चार्ज रड है, चार्ज रड है, पॉजिटिव चार्ज। इसके बगल में एक कंडक्टर लेकर चले आए, है ना, कंडक्टर लेकर चले आए, अगर ये पॉजिटिव है तो इस कंडक्टर का जो भी मटेरियल होगा उसका सारा निगेटिव चार्ज इधर की ओर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो इसको अट्रैक्ट करेगा और सारा पॉजिटिव चार्ज इससे दूर चला जाएगा। तो ये चार्ज हो रहा है, ये चार्जिंग बाय इंडक्शन कहलाता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट, कांटेक्ट करके चार्ज करना, चार्ज कांटेक्ट करके करना। अब क्या है, ये ऐसे करके रख लिए, ये पॉजिटिव चार्ज को लाए हैं, तो क्या होगा, अब इसके साथ एक ऐसे कंडक्टर लेकर आए और इसके साथ इसमें सटा दिए, तो क्या होगा, इसका सारा पॉजिटिव चार्ज इस पे शिफ्ट कर जाएगा, ये शेयर कर लेगा इसका चार्ज, और चार्ज जब शेयर कर लेगा तो इसका कांटेक्ट में आया है, इस पे चार्ज शेयर कर लेगा, तो ये वाले पर चार्ज करने के बाद उससे इसको हटाएंगे तो इस पर, ये वाले ऑब्जेक्ट पर कैसा चार्ज रहेगा, निगेटिव, और ये वाले ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ शेयरिंग कर लिया चार्ज का, क्योंकि इसके पास कैसा केवल चार्ज था, पॉजिटिव था। टोटल का टोटल हो सकता है ना शेयर करे, लेकिन जरूर शेयर करेगा, इस पे निगेटिव होगा चार्ज और इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। सिमिलरली इसका उल्टा, अगर यहाँ पे कैसा चार्ज लेकर आते हैं, निगेटिव, अगर इस पे निगेटिव चार्ज होता तो यहाँ पे सब कैसा चार्ज हो जाता, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा चार्ज हो जाता, निगेटिव। और अगर इसको इसके साथ कांटेक्ट में लगा देते हैं तो ये इसके साथ चार्ज का शेयरिंग कर लेता, कैसा चार्ज शेयर करता है, निगेटिव। तो ये वाला जो चार्ज हो जाता, ये ऑब्जेक्ट जो चार्ज हो जाता, वो कैसा चार्ज हो जाता, निगेटिव, और ये जो ऑब्जेक्ट है कैसा चार्ज हो जाता, पॉजिटिव। या ऐसे कर सकते थे अर्थिंग करके, अर्थ क्या है, ओशियन है, किसका, इलेक्ट्रॉन का, अर्थ में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ये नेगेटिव चार्ज लेकर पॉजिटिव चार्ज लेकर आ गए, तो ये वाले ऑब्जेक्ट में यहां पर कैसा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज होगा, और इसको जाके अर्थ से कनेक्ट कर दिए, तो ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है क्या, अर्थ। यानी क्या किया गया है, अर्थिंग, जाके अर्थिंग किया गया है। तो इससे इलेक्ट्रॉन, यहां पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे इस सारे पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये सभी को न्यूट्रलाइज कर देगा, और उसके बाद एक कनेक्शन को ब्रेक कर लीजिए, तो क्या होगा, ये केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो इस तरह से चार्जिंग किया जाता है। और एक प्रोसेस है बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के द्वारा कैसे चार्ज करते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तीसरा नंबर में है ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन। अब दो ऑब्जेक्ट है, दोनों को रब कर दिए, तो उसको कौन सी एनर्जी दे रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे
वो एनर्जी उसको मिलेगा और वो आयोनाइज होकर दूसरे में चला जाएगा। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट को रगड़ रहे हैं, जैसे हम लोग कंघी रगड़ते थे और थोड़ा थोड़ा सा कागज का टुकड़ा रखते थे, उसको चिपकाते थे, लेके जाते थे, वहां पे कागज का टुकड़ा सट जाता था उसमें। वैसे ही अगर इसको और इसको अगर दोनों को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो इसमें से मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें चला जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा वो कैसा चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, पॉजिटिव, और जो गेन करेगा वो कैसा चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, निगेटिव। इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम निगेटिव में, और मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है तो उसका हर एक इलेक्ट्रॉन में इतना मास बढ़ जा रहा है। ये मास बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है, इसलिए मास को कंसीडर नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने में मास का भी साथ साथ ट्रांसफर होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मास का अगर ट्रांसफर हो तो भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा। कभी इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर हो रहा होगा इसका मतलब है कि मास का भी ट्रांसफर हो रहा है, और अगर मास का ट्रांसफर हो रहा है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उस समय इलेक्ट्रॉन का भी ट्रांसफर हो रहा होगा, यानी चार्ज भी ट्रांसफर कर रहा होगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लैम्डा को क्या लिखते हैं, लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर। और एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसका जो यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये तीसरा नंबर में है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसको रो से डिनोट करते हैं, ये चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको बोलते हैं, इसका जो यूनिट होता है कूलम पर मीटर क्यूब। अब क्या है, अगर सिंपली ऐसे कोई बोले, ये एक रड है, ये एक रड है, और इसका जो लंबाई है दिया हुआ मान लीजिए 10 मीटर, और इस पे चार्ज जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 कूलम। तो हम बोलेंगे कि 2 मीटर काट कर निकाल लिए, 2 मीटर ये लेंथ निकाल लिए, तो इतना लेंथ पे चार्ज कितना के बराबर होगा। तो बहुत लोग सोचने लगे अरे 4 कूलम के बराबर होगा, अब कैसे होगा। तो यूनिटरी मेथड में हम लोग किए थे क्या कि 20 कूलम में चार्ज जब 20 कूलम है, सॉरी 10 मीटर जब लेंथ है तो चार्ज है 20 कूलम का, देयरफॉर 2 मीटर में कितना होगा, कितना के बराबर होगा 2 मीटर में, इसको इससे गुना इससे डिवाइड, तो 20 कूलम बाई 10 मीटर इंटू 2 मीटर। तो ये मीटर मीटर कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी ये 4 कूलम के बराबर हो गया। ये क्या हो गया, टोटल चार्ज, ये क्या हो गया, टोटल लेंथ, ये क्या हो गया, गिवन लेंथ। यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ को गिवन लेंथ से गुना करेंगे, ये वाला लेंथ से गुना करेंगे, तो ये वाले लेंथ का चार्ज निकल जाएगा। तो ये चार्ज हो गया चार्ज ऑफ लेंथ x, x लंबाई का जो लेंथ है उसका ये क्या आ गया, चार्ज। अब क्या कह रहे थे, याद रखिएगा, एरिया होता, अगर मान लीजिए कि ये एरिया होता 10 मीटर स्क्वायर, और इस पे जो चार्ज होता वो कितना होता 20 कूलम, तो सिमिलरली बोलते कि ये एरिया का स्मॉल ए लिख देते हैं, है ना, एरिया है ये गिवन एरिया,
ये दिया गया एरिया है हम लोगों का, गिवन एरिया है ना, गिवन एरिया है। तो इस एरिया का चार्ज कितना होगा? चार्ज ऑफ गिवन एरिया, चार्ज ऑफ गिवन एरिया, गिवन एरिया का जो चार्ज होगा है ना, ये गिवन एरिया ए, इसका जो चार्ज होगा वो कितना के बराबर होगा? टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया को गिवन एरिया से गुना कर देंगे, तो ये वाले एरिया का मतलब इतना एरिया का चार्ज निकल जाएगा, ये चार्ज ऑफ गिवन एरिया होगा। तो वैसे ही वॉल्यूम का लिखना होता तो कैसे लिखते हैं? चार्ज ऑफ गिवन वॉल्यूम, चार्ज ऑफ गिवन वॉल्यूम, ये कितना बराबर होता है? टोटल वॉल्यूम, टोटल चार्ज बटा टोटल वॉल्यूम इनटू गिवन वॉल्यूम, ये आया था इतना वॉल्यूम का चार्ज, इतना वॉल्यूम का चार्ज। अब कैसे निकालते? एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये एक ऐसा हल्का सा क्वेश्चन है कि ये एक स्फीयर है, स्फीयर बोल रहे, सॉरी, ये रिंग है। ये क्या है हम लोगों का? रिंग है। रिंग देखे होंगे, ये रिंग है, ऐसे ऐसे पूरा रिंग है, और ये चार्ज रिंग है, ये चार्ज रिंग है। और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना? 7 मीटर। ये रेडियस दिया हुआ है कितना? 7 मीटर। तो बोलेंगे क्या कि अगर यहां से लेकर यहां तक का चार्ज निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? चाहे ये चार्ज टोटल दिया हुआ है, मान लेते हैं 50 कूलम के बराबर, तो ये यहां से यहां मान लीजिए ये दिया रहता आपका है ना 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। इफ क्वेश्चन है क्या? इफ द चार्ज ऑन ए रिंग is 50 कूलम, is 50 कूलम, एक रिंग पे जो चार्ज है वो 50 कूलम है, एंड इट्स रेडियस is 7 मीटर, और इसका रेडियस है 7 मीटर, देन फाइंड द चार्ज ऑन लेंथ, कितना? 5.5 मीटर, 5.5 मीटर। अब कैसे निकालेंगे इसको? क्या चीज लिखे थे? चार्ज ऑफ गिवन लेंथ, चार्ज ऑफ गिवन लेंथ, दिया गया लेंथ का चार्ज, ये कितना के बराबर होगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ कितना के बराबर हो जाएगा? बोलिए 2 पाई आर के, 2 पाई आर के सरकमफेरेंस के बराबर, एक पूरा गोल घूमे गुना गिवन लेंथ से, मतलब इससे गुना कर देंगे, ये मान लीजिए 5.5 मीटर। तो ये चार्ज आ गया इतना पर, तो ये चार्ज कितना है? 50 बाई ये 2 इंटू 22/7, पाई का वैल्यू इंटू आर 7 मीटर इंटू ये इतना कूलम इंटू 5.5 मीटर। अब ये और ये कट जाएगा, अब ये कट जाएगा 4 टाइम्स। अब ये कितना हो जाएगा? चार्ज ऑफ गिवन लेंथ, चार्ज ऑफ गिवन लेंथ कितना के बराबर हो जाएगा? गिवन लेंथ कितना के बराबर हो जाएगा? 50 बाई, बोलिए 50/8 कूलम, इतना के बराबर चार्ज हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऐसा रहता तो कैसे निकालते? ऐसा रहता तो कैसे निकालते? ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये क्या है हम लोगों का?
सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर है जैसे प्याज होता है। अब प्याज के अंदर में एक ठो निकालिएगा तो हॉलो स्फीयर निकलता चला जाएगा। इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल आर, और इस पे टोटल चार्ज कितना दिया हुआ है क्यू। तो एक एकदम बहुत छोटा सा, एकदम छोटा सा पतला सा थिकनेस का इससे होलो स्फीयर काट कर निकाल लिए। तो ये आ गया एकदम पतला सा, एकदम पतला सा होलो स्फीयर, एकदम पतला सा होलो स्फीयर। तो बोल रहे हैं कि इस पे चार्ज कितना होगा वही निकालना है। क्वेश्चन है क्या, ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर having radius capital R and charge कैपिटल Q। अब ये स्मॉल रेडियस पर R और थिकनेस कितना काटे हैं dr। इफ ए स्मॉल होलो स्फीयर, ये होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर cuts from the solid sphere, solid sphere having radius small r and thickness dr। थिकनेस कितना है dr, इसका जो थिकनेस है ये कितना है dr और रेडियस कितना है r। तो क्या बोल रहा है कि इस पे चार्ज कितना होगा वही निकालिए। फाइंड चार्ज ऑन होलो स्फीयर, होलो स्फीयर। तो ये कैसे निकाल लेंगे, होलो स्फीयर पे चार्ज कैसे निकालेंगे? तो ये कैसे करेंगे, ये एक ऐसा और ये एकदम पतला सा ऐसा, आर रेडियस का, डी आर थिकनेस है, तो इस पे जो चार्ज होगा वो कितना होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को गिवन वॉल्यूम से गुना करेंगे तो गिवन वॉल्यूम का चार्ज निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालना होगा, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर। तो ये मान लीजिए होलो स्फीयर है, ऐसे ये होलो स्फीयर है, तो इसका रेडियस होगा और ये वाला पूरा सरफेस एरिया होगा, और इसको काट कर ऐसे करके फैला दिए। तो इसका थिकनेस कितना होगा, इसका थिकनेस कितना होगा dr, और पूरा एरिया कितना हो जाएगा, जितना ये होलो स्फीयर का एरिया होता है। तो इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया को थिकनेस से गुना कर देंगे तो ये वाले का टोटल वॉल्यूम निकल जाएगा। तो चार्ज ऑन गिवन वॉल्यूम कितना के बराबर हो जाएगा, अभी बोले चार्ज पर यूनिट एरिया को गिवन, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को गिवन वॉल्यूम से गुना करेंगे, गिवन वॉल्यूम का चार्ज निकल जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब टोटल वॉल्यूम कितना के बराबर हो जाएगा 4/3 पाई और ये कैपिटल R क्यूब, ये टोटल वॉल्यूम हुआ को गिवन वॉल्यूम से, मतलब ये वाले वॉल्यूम से, मतलब ये कितना 4 पाई R स्क्वायर dr से गुना करेंगे तो इतना वॉल्यूम में, ये वाले वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो निकल जाएगा। तो 4 पाई कैंसिल्स आउट, तो चार्ज जो हुआ उसको स्मॉल क्यू लिख देते हैं, ये वाला चार्ज को इसको लिख देते हैं स्मॉल क्यू बराबर, ये कितने के बराबर होगा, ये 3 तो ऊपर चला जाएगा, 3q बाई r क्यूब इंटू आर स्क्वायर dr, इतना के बराबर ये वाला जो होलो स्फीयर होगा उस पे चार्ज होगा इतना के।
अगर इस टॉपिक में पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो काइंडली कमेंट कीजिए, मैं आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।